Hello friends, welcome to Money Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Daily Hindu analysis of 13 December. So let's start with the news. The first important news is about the inflation. So as you can see, the retail inflation falls below 6% mark for the first time in 2022. Now friends, over here ये 6% marking क्यों लिखा हुआ है? What is this 6% mark? तो अगर आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन टारगेट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इन्फ्लेशन टारगेट इज दैट आरबीआई विल ट्राई टू कीप इन्फ्लेशन विद इन 4% प्लस माइनस 2%, दैट इज 2% टू 6%. इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग. तो इन्फ्लेशन जो है इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है उसका जो लोअर लिमिट है दैट इज 2%, अपर लिमिट इज 6%. अगर 6% से बाहर चले गया so it has to be brought back within 6%. So that is 6% is the upper tolerance limit for inflation in India set by RBI. ठीक है. उसके बाद जो नीचे का जो टारगेट है दैट इज 2%. ठीक. सो ब्रॉडली द इन्फ्लेशन इन इंडिया शुड बी इन द रेंज ऑफ 2% टू 6%. ओके. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस, दैट इज द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. अब इन्फ्लेशन भी अगर आप देखोगे तो दो टाइप के होते हैं. एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, दूसरा होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट मेजर्स द इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इट मेजर्स द इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल. सेकंड थिंग इज the wholesale price index में services are not included but services are included under consumer price inflation. द नेक्स्ट थिंग इज कि आरबीआई जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, खास करके जो रेपो रेट के बारे में हमने कुछ दिन पढ़ा था कि दैट आरबीआई हैज इंक्रीज द रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट टू 6.25%. ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दैट इज बेस्ड अपॉन द सीपीआई. सो ऑलवेज द टारगेट में जो रहता है आरबीआई के वो सीपीआई होता है. तो अगर हम देखेंगे कि ये जो होलसेल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6% मार्क के नीचे आ गया, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस. इनका प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है. इसके लिए हमने देखा कि नवंबर में जो इन्फ्लेशन था इट वाज 5.88%. अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यहाँ पे नवंबर लिखा है. तो इन्फ्लेशन फोरकास्ट जैसे हम दिसंबर में पढ़ रहे हैं तो वो हम नवंबर की पढ़ रहे हैं कि नवंबर में इन्फ्लेशन कितना था. जो दिसंबर का फिगर होगा वो जनवरी 2023 में आएगा. So if you can see that in October the inflation was 6.77%. उसके बाद देखा जा रहा था कि इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि the inflation has gone down below 6%. So since January this was always above 6% tolerance threshold of the Reserve Bank of India, but now for the November figure it is again down. उसके बाद जो मेन रीजन है we already know, cooling vegetable and edible oil prices. Then if you will just see the food price inflation, it has eased to 11th month low of 4.67% from 7% in October. But if you will just see comparison between rural consumers and urban consumers, so rural consumers they have यहाँ पे जो price rise है it is 5.2% in food article, and in urban area the inflation, that is food items के inflation is 3.7%. The next is about core inflation. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब हम फूड एंड फ्यूल दोनों को अगर हम हटा दें, सो वी गेट द आइडिया अबाउट कोर इन्फ्लेशन. मीन्स फूड एंड फ्यूल विच आर कंसिडर्ड एज अ वोलेटाइल यूनिट और वोलेटाइल आइटम इन द इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन. अगर इसको हम हटा दें सो वी गेट कोर इन्फ्लेशन. सो कोर इन्फ्लेशन आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू में भी कहा था कि द कोर इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी अबाउट 6%. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द रेड फ्लैग, यू कैन से that core inflation is still very high, which is itself denotes the long term inflation impact. Okay, long term inflation. The next is Indian and Chinese soldiers clash near Arunachal border. So now if we will just see the line of actual control. So LAC जो है broadly मैं यहीं पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ. एक तो गालवान वैली क्लैश हुआ था 2020 में. ठीक है ना. सो गालवान वैली क्लैश इट हैपेंड इन वेस्टर्न सेक्टर. तो वेस्टर्न सेक्टर का मतलब हो गया आपका लद्दाख. ठीक. उसके बाद आपका एक होता है मिडिल सेक्टर. ठीक. तो मिडिल सेक्टर में आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, रिलेटिवली पीसफुल सेक्टर. थर्ड सेक्टर इज सिक्किम को एक अलग मान लिया जाता है. उसके बाद वी हैव ईस्टर्न सेक्टर. तो ये हम बात जो कर रहे हैं वो ईस्टर्न सेक्टर में कर रहे हैं, वो भी अरुणाचल प्रदेश में एक एरिया है दैट इज तवांग. अब समझ में आया आपको.
सो तवांग, तो हम ईस्टर्न सेक्टर में तवांग की बात कर रहे हैं। तो ये जो रिसेंट क्रैश हुआ है वो तवांग में हुआ है। ओके, नाउ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इफ यू विल जस्ट सी, जो इसका फुल फॉर्म है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो अब यहाँ पे इतनी स्किर्मिशेस क्यों होती हैं? PLA, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी को कहते हैं PLA, और इंडियन आर्मी के बीच में। तो देखिए LAC का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। सी LAC जो है वो डिमार्केटेड बॉर्डर तो नहीं है, पहली बात, ठीक है। इट इज़ नॉट अ डिमार्केटेड बॉर्डर कि जहाँ पे एक लाइन ऐसा बना हो और क्लियरली ये डिफाइन हो जाए कि भाई ये इंडिया का है एरिया, ये चाइना का है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ LAC इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शन। ओके, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शन। तो परसेप्शन पे चलता है कि भाई चाइना को समझो कि ये एक कोई लाइन है, एंड बोथ द साइड्स हैव एग्रीड इन द पास्ट कि भाई चाइना एंड इंडिया बोथ रिकॉग्नाइज दिस लाइन एज LAC। पर फ्यूचर में जाके कभी कभी क्या होता है, चाइना के साइड से जो गालवान में भी हुआ था कि ट्रांसग्रेशन हो जाता है, दैट इज चाइनीज, दे क्रॉस द लाइन विच इज परसीव्ड एज LAC बाय बोथ द प्लेसेस, एंड दे एंटर द इंडियन साइड विच लीड टू स्किर्मिशेस। तो इस केस में भी ये तवांग सेक्टर में भी यही हुआ है। ओके, so this is one of the reasons that why skirmishes have happened again. So it was on 9th December 2022 that People's Liberation Army troops contacted the LAC in Taiwan sector, which was contested by own troops in firm and resolute manner. ठीक है, पहले उन्होंने कांटेक्ट किया, कंटेस्ट किया कि ये आपका एरिया नहीं हमारा एरिया है, बट दैट वाज डिनाइड बाय द इंडियन साइड. Then this face-off led to minor injuries to few personnel from both the sides, as said by army. But now what is the present status? That both sides have immediately disengaged from the area. Now follow up to अब इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? Both the side they had a flag meeting. It was a commander level talk called as flag meeting to discuss the issue in accordance with the structured mechanism to restore peace and tranquility. Now let's see the what is the important thing over here, that it noted that in certain areas along the LAC in Tawang sector there are areas of differing perception wherein both sides patrol the area up to their claim lines. This had been the trend since 2006. So 2006 से ये कि both the sides they are patrolling their own sides, but now 600 PLA soldiers they were present when the clashes took place in the Tawang sector. Now coming to NJAC, that why there is a friction between government and the judiciary. So we are talking here about the appointment of judges. Okay, तो हमारे इंडिया में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज बेस्ड ऑन कॉलेजियम सिस्टम. ओके, कॉलेजियम सिस्टम, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, कॉलेजियम सिस्टम एंड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर. ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो अगर आप देखेंगे आर्टिकल 124 विच इज रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इट नो वेयर टॉक्स अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम. तो कॉलेजियम सिस्टम आया कहाँ से? सो देयर आर इंपॉर्टेंट केसेस लाइक सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस विच फाइनली एस्टेब्लिश्ड कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. अब कॉलेजियम सिस्टम का सबसे सेंट्रल पॉइंट क्या है? दैट इज प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है ना, प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस. नाउ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है. अगर आप देखेंगे जजेस केस, 3 जजेस केसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो यहाँ पे जो आर्टिकल 124 है, ठीक है ना, इसी को इंटरप्रेट किया गया है इन ऑल दिस 3 केसेस वेयर after second and third judges cases there was the primacy of supreme chief justice of India instead of president in appointment of supreme court and high court judges. Now यहाँ पे अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि एक बार फिर से गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया था 2014 में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट which introduced National Judicial Appointment Commission for the appointment of Supreme Court and High Court judges. बट इन 2015 हमने इससे रिलेटेड भी एक्सप्लेनर सीरीज पहले किया हुआ है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट डिक्लेयर्ड दिस अमेंडमेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज नल एंड वॉइड, और यू कैन से अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इम्पिंज्ड ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. And independence of judiciary is one of the basic structure of the constitution as propounded in the Keshav Nanda Bharati case. Okay, so this is the
बैकग्राउंड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे हम लेटेस्ट वो लेते चले जाएंगे दैट ऑन October 17 लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू he shot a salvo at the Supreme Court Collegium saying that they were preoccupied by making judicial appointments when their primary job is delivering justice. Okay, so Mr. Rijiju, who is again the law minister, he said that there is a lack of accountability of the collegium system and he made reference to the court striking down the NGAC law in 2015. ओके उसके बाद नवंबर 17 को हमारे जो 50th चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ ही एग्रीड टू लिस्ट इन ड्यू कोर्स अ रिट पिटीशन टू रिकंसीडर द कॉलेजियम सिस्टम, बट एट दैट टाइम the Supreme Court also started counter offense that CJI advising that the collegium and the government should work with the sense of constitutional statesmanship. उसके बाद there is a bench in the Supreme Court led by Justice Sanjay Kishan Kaul which took cognizance of the government sitting on collegium recommendation for years together for undisclosed reason. अब ये प्रोसीजर क्या है पहले ये समझ लीजिए. प्रोसीजर ये है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कुछ नाम जो है वो लॉ मिनिस्ट्री को भेजता है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. बट क्या होता है कि विदाउट डिस्क्लोजिंग द रीजन दैट व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद दिस अपॉइंटमेंट्स, द गवर्नमेंट सिट ऑन दिस रिकमेंडेशन फॉर ईयर्स विच डिलेज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. अगर आप देखेंगे पेंडेंसी ऑफ केसेस या वैकेंसी, तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है. इफ यू विल जस्ट सी दैट देयर आर 332 जुडिशियल वैकेंसीज इन द हाई कोर्ट्स, ओके, आउट ऑफ द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 1108 जजेस. फाइन. उसके बाद हाई कोर्ट्स ने अभी तक कितना रिकमेंडेशन दिया है? दे हैव मेड 146 और 44% ऑफ द टोटल सैंक्शन टोटल जुडिशियल वैकेंसीज. ओनली दिस मच नेम हैव बीन रिकमेंडेड बाय द विच आर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट. तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या कहता है कि जुडिशियल वैकेंसी के 6 महीना पहले ही हाई कोर्ट को नाम सजेस्ट करना होता है दैट हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑन दैट प्लेस. ओके. Then many high courts they have not made recommendations under the bar and service quota for vacancies in the past 1 to 5 years. Then the 43 high court judges they are scheduled to retire between December 1, 2022 and May 31, 2023. मतलब अगले 6 महीने में. Then this vacancy will go up to 229. But till now no recommendations have been received from the high courts. Okay, so these are some of the problem. Now यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आ जाइए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर. नाउ सुप्रीम कोर्ट इज रिएक्टिंग that on December 8 Justice Kaul's bench has said that nobody was stopping the government from bringing a new law on judicial appointment. पर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक कॉलेजियम सिस्टम एंड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वाज द फाइनल वर्ड ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. ऐसा इन्होंने क्यों कहा? तो अगर आप देखेंगे जो हमारे अभी के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री जगदीप धांकर, ओके, ही सेड दैट ही रिमार्क्ड दैट अ लॉ विदाउट व्हिच वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट व्हिच एक्सप्रेस्ड द विल ऑफ द पीपल हैड बीन अनडन बाय द कोर्ट डिसरिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. मतलब ये NJAC की बात कर रहे थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था. अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ. देखिए यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ लॉ एंड पर्सनल विच इज लेड बाय सीनियर BJP लीडर सुशील कुमार मेहदी. दे हैव सेड दैट जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट दे नीड टू डू सम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग टू डील विद द जुडिशियल वैकेंसीज इन हाई कोर्ट्स. द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एंड द हाउ द हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड. सो सी the procedure for appointment of judges to the Supreme Court and the High Courts are in accordance with the collegium system and laid down in the memorandum of procedure. यहाँ पे क्या होता है that the initiation of the proposal for appointment of Supreme Court judges it is vested with CJI and that of High Court judges with the Chief Justice of High Courts concerned. ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होना है तो CJI के हाथ में होता है और हाई कोर्ट में अगर जजेस अपॉइंट होने हैं तो चीफ जस्टिस हैं रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के उनके. अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहता है कि दैट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नीड टू इनिशिएट द प्रपोजल 6 months प्रायर टू वैकेंसी. ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट. फाइन. द नेक्स्ट इज कि जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को स्ट्राइक डाउन किया था
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था that there is a need to relook a 21-year-old collegium system. So court directed the government to finalize a revised MOP in consultation with CGI and the collegium. So a revised MOP was sent to the CGI by the government on March 22, 2016. ठीक है, उसके बाद collegium ने भी रिस्पॉन्ड किया उसको 2016 में. Then there was additional round of consultation when government responded to these revisions in August 2016, to which Collegium sent back its comments in 2017. Okay. Now let's come to some of the government's complaints. So the government has complained that the Supreme Court rejects 25% names recommended by the High Courts for judgeship. ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कह रही है. ओके. उसके बाद अगर देखेंगे दैट वाइल मेकिंग 165 अपॉइंटमेंट्स ड्यूरिंग 2022, 221 रिकमेंडेशंस मेड बाय द हाई कोर्ट वर प्रोसेस्ड. द रिमेनिंग 56 प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम. ओके. द नेक्स्ट इज द डिले इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस हैज अफेक्टेड द टाइमली फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन द हाई कोर्ट्स. ओके. द सुप्रीम कोर्ट इज इटसेल्फ हैज 6 वैकेंसीज. नाउ What is the Supreme Court's response? So Supreme Court has said कि जब तक गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं लाती तब तक कॉलेजियम सिस्टम और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आर द लॉ ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. Now see, our External Affairs Minister S. Jaishankar, he will visit New York to participate in 2 high-level ministerial meetings at United Nations Security Council, and this meeting will discuss reforms in United Nations Security Council and the Global Counter-Terror Campaign. Okay. उसके साथ साथ he will also unveil a bust of Mahatma Gandhi on the UN premises. So there is a high-level ministerial debate on December 14. The theme is New Orientation for Reformed Multilateralism, that is norms. The next is Global Approach to Counter Terrorism Challenges and Way Forward. Okay. The next is GK question, that who is the United Nations Secretary General? So the answer is Antonio Guterres. The next is Energy Conservation Bill. So after Lok Sabha, Rajya Sabha has passed the Energy Conservation Amendment Bill, clearing the deck for mandate use of non-fossil sources, which includes green hydrogen, green ammonia, biomass, and ethanol for energy and feedstock, and to establish carbon market. Okay. इसके में कुछ highlights अगर हम देखेंगे, so the highlights are that it brings large residential buildings with a minimum connected load of 100 kilowatt or contract demand of 120 kilowatt ampere within the fold of energy conservation regime. Then it will also enhance the scope of energy conservation building code. Then it will increase the members in the governing council of BEE, that is Bureau of Energy Efficiency, and along with that it will empower the State Electricity Regulatory Commission to make regulations for smooth discharge of its function. The next is Bhupendra Patel takes oath as the 18th Chief Minister of Gujarat. ओके. तो मैंने पहले ही बताया था कि जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएंगे तो वो जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होंगे उनका नाम जरूरी होगा. तो हिमाचल प्रदेश के केस में और गुजरात के केस में द न्यू चीफ मिनिस्टर्स नेम आर इम्पोर्टेंट. The next one-liner. So see, the Union Ministry of Tribal Affairs is now working to develop 36,428 villages with at least 50% tribal population and 500 STs across the country into model tribal villages. Okay, so this is the part of the Special Central Assistance to Tribal Sub Scheme, which has now been renamed as Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana for the period 2021-22 to 2025-26. Now Twitter Blue, to get a blue check mark and access special features starting Monday, इसका आप फीस डालते हैं $8. Fine. So Twitter is launching its premium service. Okay, after a month social media platform previous attempt failed, so now they are adding Twitter Blue. तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी प्रोफाइल को blue tick के लिए they have to pay $8 and they can get verified and blue tick. The next is Iran publicly carries out second protest execution. So we already know that protest was going on in Iran. Okay, after the death of a Kurdish woman in Iranian morality police custody. So after the first execution, now Iran has carried out second execution of Masjid Reza Rahnavard. Okay, he had been sentenced to death by a court in the city of Mashhad for killing 2 members of security forces with a knife and wounding 4 other people.
The next is October industrial output contracts 4%. Okay, so in the India's industrial output, which is measured by the index of industrial production. So now see one crucial information. This is कुछ important index है like consumer price index, index of industrial production. They are both released by National Statistics Office. ठीक है, NSO. Now see over here that India's industrial output has contracted by 4% in October, which is the second time in 3 months. Okay, so the index of industrial production था, it stood at 129.6. So index of industrial production, it measures the volume of industrial output. Okay, so यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो slide हुआ है that is manufacturing sector. Now for editorial, big tech and the need in India for act anti-regulation. So now we are talking about here the Competition Commission of India. Okay, it has imposed a penalty of rupees 1,337.76 crore on Google for abusing its dominant position in Android mobile device ecosystem. Okay, now if you will just see that here again, if you will see the factual information that India established Competition Commission of India under the Competition Act 2002 to protect and promote competition in markets and to prevent practices that hinder competition. Okay, now अगर आप देखेंगे that the European Union, US, Australia, they have also realized the market distorting abilities of these big tech companies and they have moved to transform their competition law. जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे डिजिटल मार्केट एक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. ओके, एंड गेट कूपर्स हु विल एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस to foresee anti-competitive practices. Okay, now यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक टर्म मेंशन है predatory pricing. So what is this predatory pricing? जो बिग टेक कंपनीज होती हैं ये इसको कभी कभी प्रैक्टिस करती हैं. इट इज़ एन अनएथिकल प्रैक्टिस. यहाँ पे ये होता है कि जो predatory pricing में lowering of prices that forces other firms to be out. मतलब कि किसी का डोमिनेंट पोजीशन है, ठीक है ना, या वो डोमिनेंट पोजीशन बनाने के लिए क्या कर सकता है, दे कैन लोअर द प्राइसेस. समझो कि द मार्केट रेट इज 8 रुपीज, दे कैन सेल इट एट 2 रुपीज. तो अब जो 8 रुपये में जो बेच रहा है दैट विल बी फोर्स्ड आउट ऑफ द मार्केट. ओके, सो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दे वर ऑल एक्यूज्ड ऑफ डीप डिस्काउंटिंग एंड क्रिएटिंग इन हाउस ब्रांड टू कम्पीट विद लोकल सेलर्स. तो अब CCI ने इनका भी कॉग्निजेंस लिया है. उसके बाद if you will see that in commerce, especially in digital platform, the government has taken an initiative that is open network for digital commerce platform, that is a reliable option for the small players who cannot participate in Amazon and Flipkart. Fine. Now over here if you will just see that for now India, the time has come, okay, where the Competition Commission of India should not only focus on physical market but also in the digital market. Now recently Cycle Mandos, which has made landfall near Mamallapuram in Chennai, leading to intense rainfall. Okay, so Cycle Mandos, fine. So Mandos, this name has been given by United Arab Emirates. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.